आपने एक वर्ड यूज़ करा था, अंडर इंश्योर्ड। अंडर इंश्योर्ड का क्या मतलब होता है? अच्छा, अंडर इंश्योर्ड का मतलब होता है कि जितने बीमे की ज़रूरत मेरी लाइफ या मेरे हिसाब से, मेरे लाइफस्टाइल, मेरी इनकम के हिसाब से है, क्या मैंने उतना ले रखा है या नहीं। ओके। अगर नहीं ले रखा तो मैं अंडर ये इंश्योर्ड कैसे हूँ। पता चलेगा कि मुझे हाँ, कितनी ज़रूरत है? इसका एक थंब रूल होता है, एक अंगूठा छाप तरीका जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि मेरा जितना अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो मेरा जितना एनुअल इनकम है, तो कम से कम 20 गुना, मिनिमम 20 टाइम्स ओके। इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके। अगर मेरा 10 लाख का इनकम है तो मुझे 2 लाख का ना, इंश्योरेंस ले। 20 टाइम्स। 20 टाइम्स? हाँ, तो अच्छा। 10 लाख का 20 टाइम्स ओके। 2 CR। ओके, तो दो 2 करोड़ करोड़ का का इंश्योरेंस इंश्योरेंस होना होना चाहिए चाहिए। कम से कम, मिनिमम। ठीक है ना, इट कैन गोज अप टू 30-35 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट, मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है ना। और हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि एज पर सिटीज़, अगर मैं, जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज़ में बैठे हुए हैं, तो मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है, आज की तारीख में, और मेडिकल इन्फ्लेशन अराउंड 13 to 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कम से कम या तो 10 लाख का इंश्योरेंस हो, या मेरी जो एनुअल इनकम है उसका 50 टाइम्स उतना इंश्योरेंस कवर मेरा हेल्थ में होना चाहिए, दोनों में से जो ज़्यादा हो। मान लीजिए अगर मेरी एनुअल इनकम 10 लाख है तो उसके हिसाब से तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर। हाँ। बट ज़्यादा कौन सा है, 10 लाख या 5 लाख? 10 लाख। तो मेरे को 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लेके जाना चाहिए। ओके। और अगर मेरा जो एनुअल इनकम है से 50 लाख का है, हाँ। तो मेरा कम से कम 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके पीछे एक वजह है, लॉजिकल है, आप उसको समझिए। अगर मैं हाई इनकम ब्रैकेट में हूँ तो क्या मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना पसंद करूंगा? शायद नहीं। और मैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए जाऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा एक प्राइवेट रूम हो। मे भी आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं, तो मे भी शायद मैं सूट बुक करूं अपने लिए एक ठीक है, तो अब उसको कवर करने के लिए, क्योंकि मेरा रूम जिस तरीके का होगा, मेरे डॉक्टर की फ़ीस, नर्सिंग चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते चले जाएंगे। ओके। अब मैंने 5 लाख 7 लाख का इंश्योरेंस लेके मैं कॉलर ऊंचा करके घूम रहा हूँ, अरे मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आज की तारीख में हॉस्पिटल में घुसने का मतलब है कि आदमी 1 लाख रुपए नीचे यूं आता है 1 से 2 दिन के अंदर। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री के अंदर, जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 5 करोड़ व्यक्ति हर साल एडमिट होते हैं 3 से 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में। ओके। 5 करोड़ व्यक्ति हर साल। ओके। अब ये 3 से 4 दिन का एडमिशन का मतलब है, अगर आप किसी एक मिड लेवल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका 2 से ढाई लाख रुपया 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। ओके। तो मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस क्या काम करेगा? तो ये थंब रूल्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मान लो मैं इनकम के हिसाब से ना जाना चाहूँ, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है मेरी मंथला एक्सपेंस क्या है। सबको मालूम होता है कि मेरे मासिक खर्चे क्या हैं। अब यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस में हम बात करेंगे तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की मैं बात कभी नहीं करूँगा, कि मेरे को तो मूवी देखने का भी शौक है, मेरे को डाइन आउट का बहुत शौक है, मैं तो हर वीकेंड के ऊपर डाइन आउट करता हूँ, हर वीकेंड मूवी जाता हूँ देखने, ये लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं। जब मैं मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मंथली एक्सपेंसेस में होते हैं जो मेरे इसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ओके। उसको हम काउंट करते हैं। तो उसका मिनिमम 200 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मेरे पास होना चाहिए। तो आप फुली इंश्योर्ड हो एज एन इंडिविजुअल? ये आपने मेरी दुखती रख दबा दी है वैश्या। 20 साल निकाल दिए मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अंडर इंश्योर्ड हूँ आज भी। मैं लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, बट मैं खुद अंडर इंश्योर्ड हूँ, और इसका दर्द मेरे को जीवन भर रहेगा। क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ? उससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा, इंश्योरेंस हमेशा तब लेना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। और यही मेरे साथ हुआ। जब मैं 2005 में इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया था, तो शुरू में तो समझने में नया नया था, मैनेजर ने जैसा बताया वैसे करते चले गए, ठीक है ना, अच्छा जी ये पॉलिसी अच्छी है, ये ले लो वो ले लो, सब कर। लेकिन 2-3 साल के अंदर, जैसे जैसे 4 साल के अंदर मेरी इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज बढ़नी शुरू हुई, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हुआ, मेरे जिस तरह के केसेस मेरे को देखने को मिले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि संजय, आपकी उस समय के लाइफस्टाइल, उस समय की इनकम के हिसाब से आपका इतना इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया, और एक बार नहीं
मैंने 3 बार अप्लाई किया डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर, तीनों बार रिजेक्ट हुआ ऑन सम मेडिकल ग्राउंड्स, नहीं पता लगा क्यों। फाइनली 2016 में जाके डायग्नोज हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर एक ट्यूमर कई सालों से डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, जो कि पकड़ में नहीं आ रहा था, ओके एंड इट वाज ए वेरी बिग ट्यूमर. ओके So I underwent a very major surgery. I just survived in that surgery. So I still have 40 stitches on my stomach. There are अच्छा. 40 stitches here. ओके So कहीं ना कहीं वो क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऐसे नहीं मिलता है. टर्म इंश्योरेंस के लिए मेडिकल कंपनी कराती है, मैंडेटरी है, वो कराएगी ही कराएगी. कंपनी अपने खर्चे पे कराती है, वो कराती है. वो मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्लियर कर जाएंगे तो ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और नॉर्मल सेविंग सॉल्यूशन से या सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी से आप अपना रिस्क कवर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. आपका पूरा जो सफिशिएंटली इंश्योरेंस की जो आपने बात करी, वो सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस से ही पॉसिबल है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक चीप सॉल्यूशन होता है. से फॉर एग्जांपल एक 30 साल का व्यक्ति है, हेल्दी है, वो 30 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, अप्लाई कर रहा है, और 1 करोड़ का इंश्योरेंस अप्लाई कर रहा है, तो उसका साल का प्रीमियम 8 से 10 हज़ार रुपये, हार्डली मैटर्स. उसने 8 से 10 हज़ार रुपये में वो अब 1 करोड़ के लिए इंश्योर्ड हो रहा है. ठीक है, तो ये इतना चीप है. लेकिन अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस वो बोलेगा मैं सेविंग प्लान या एंडोमेंट पॉलिसी के थ्रू करना चाहूँगा, तो द प्रीमियम विल बी टू हाई, जो कि अनअफोर्डेबल हो जाएगा. तो दैट्स वाई टर्म इंश्योरेंस के लिए ये कहा जाता है कि दिस द चीपेस्ट पॉलिसी, सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ले लोगे उतना अच्छा है. ओके तो इस वजह से मैं आज अंडर इंश्योर्ड हूँ. भगवान ना करे अगर आज भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली के पास सफिशिएंट बैकअप नहीं है कि वो फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएगी. आई नो, आई वेरी वेल नो. तो मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काम पूरे हो जाए, उसके बाद बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता तो कब बुलावा आ जाए. तो आपने बताया कि 8-10 हज़ार में किसी को टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है 1 करोड़ रुपए का. तो इंश्योरेंस कंपनीज कमाती कैसे हैं फिर? ओके, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये संभावनाओं का खेल है. तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़े डेटास के ऊपर काम करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, ह्यूज डेटास. ठीक है ना. तो उसके ऊपर क्या होता है कि कंपनीज को पता होता है कि किस एज ब्रैकेट के अंदर या किस पर्टिकुलर एज के ऊपर मेल है, फीमेल है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका जॉब प्रोफाइल किस तरीके का है, उसकी लाइफ के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ों के ऊपर, उसका हैबिट्स कैसा है, उन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करके बाद एक मॉर्टेलिटी रेट निकलता है, जिसको मृत्यु दर कहते हैं. ओके कि क्या संभावना है इस व्यक्ति के मरने की. तो उसके बेसिस के ऊपर वो प्रीमियम डिसाइड होता है. अब ऐसा नहीं है एक 30 साल का व्यक्ति है, 30 साल के लिए पॉलिसी ले रहा है, 1 करोड़ की ले रहा है. ठीक है ना. लेकिन वो हाई रिस्क में है या मॉडरेट रिस्क के अंदर है, तो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए तो वो प्रीमियम 8 से 10 हज़ार रुपये आ रहा है, लेकिन हो सकता है जो मॉडरेट रिस्क के अंदर हो उसके लिए वो प्रीमियम 12 से 15 हज़ार रुपये हो जाएगा. ओके हाई रिस्क में है तो कई बार कंपनी मना भी कर देती हैं. अब कंपनी को मालूम है क्या संभावना है. अच्छा, अब आपने बोला कि कंपनियां कमाती कैसे हैं इतने कम प्रीमियम के अंदर. अब मान लीजिए मैंने 10 हज़ार रुपये के अंदर अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया और मैं पहले साल में चला गया, मैंने क्या जिससे क्या गया 10 हज़ार रुपये, मेरे परिवार को कितना मिला 1 करोड़ रुपया. तो कंपनी तो टोटल लॉस में दिख रही है. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट्स ए बिग नंबर. कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी का होता है ना, कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है, तो ये रिस्क पूलिंग के ऊपर काम करती है. जैसे हम लोग अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो बात कर रहे थे गाड़ी के केस में, अब वो थर्ड पार्टी पूल क्या है उसको आप इस तरीके से समझिए तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा. हर गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है, थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी है ही ना अपनी कंट्री में, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आदमी करवा ही रहा है. तो वो एज पर गाड़ी का जितना उसका पावर है, जितना सीसी का गाड़ी है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डिसाइड हुआ हुआ है. क्योंकि जितना हैवी गाड़ी होगा, जितना ज़्यादा सीसी होगा, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, वो उतना ज़्यादा डैमेज करेगी. ठीक है, ये माना जाता है. तो उसीलिए उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा होता है. अब वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जितना भी प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, वो एक थर्ड पार्टी पूल में इकट्ठा हो रहा है. ओके वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है. जब भी कभी कोई थर्ड पार्टी क्लेम आता है तो वो उस पूल में से पे किया जाता है. आप इसको ऐसे समझते हैं, एक रूम है, इस रूम में हम लोग मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं. हम सब 10 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आप भी प्रीमियम दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, सब लोग दे रहे हैं. ठीक है, क्या सबका क्लेम आ जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? अनलेस एंड अनटिल कोई नेचुरल ऐसी कैलेमिटी ना हो जाए कि सबके सब यहाँ पे छती गिर गई भगवान ना करे ठीक है, तो कुछ हो जाए, प्रोबेबिलिटी नहीं है. ठीक है ना. कोविड आया था अभी पीछे, आपको मालूम है, लोगों में हाहाकार मच गया, ये कहा गया मृत्यु दर बहुत बढ़ गया. एक्चुअली कितना बढ़ा?
नो आइडिया। अगर मॉर्टैलिटी रेट 2 से 3% का था तो वो उस कोविड के टाइम पे 4 से 5% हुआ, इतना ही बढ़ा। कैजुअलिटीज इतनी ही बढ़ी, सब लोग तो तब भी नहीं मरे। कोविड तो ऑलमोस्ट सभी को कहीं ना कहीं हुआ, किसी को लाइट सिम्टम्स आए, किसी को ज़्यादा आए, बट बहुत से लोग सर्वाइव भी कर गए उसके बाद। हाँ। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब वो प्रीमियम तो इकट्ठा हो रहा है, अब कंपनी का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, सबसे प्रीमियम वो 10 लोगों से प्रीमियम इकट्ठा कर रही है, संभावना है किसी एक व्यक्ति का क्लेम आएगा। अब वो पूल तो इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, कंपनी के पास पैसा आता है, क्या वो अपने पास रखेगी? क्या करेगी उस कंपनी? मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरे को 10 लोगों ने प्रीमियम दिया, अब वो प्रीमियम मेरे पास इकट्ठा तो हो गया, मैं क्या करूँगा उसका? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर क्या मिलेगा मुझे? इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में के अंदर मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसका कमाई कर रहा हूँ। भाई कंपनी में तो चलानी है मुझे, और क्लेम भी देने के, क्योंकि मैं रिस्क के बिजनेस में तो क्लेम भी देना। तो जितना भी ये प्रीमियम कलेक्ट होता है, ये इंश्योरेंस कंपनीज कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर उसमें से वो अपने खर्चे भी निकालती है, और जो क्लेम्स आते हैं उसको भी वहीं से वो पे कर पाती है। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए, अब इसको एक मैं उदाहरण समझाता हूँ। एक गांव है, उस गांव में 100 मकान हैं, ठीक है, और एक एवरेज है कि उस गांव में हर साल आग लगती है, और ऑन एन एवरेज 10 मकान जल जाते हैं हर साल। अब ये एवरेज है कि 100 में से 10 मकान जब आग लगेगी गांव में तो 10 मकान जलेंगे। अब 10 मकानों में तो नुकसान हुआ। अब ये तो पता नहीं है, उन मकान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब गांव वाले बड़ा परेशान, अब छोटे बेचारे गरीब किसान मजदूर काम करने वाले, मकान जल गया, नुकसान हो गया, जेब से पैसा कहाँ से भरें, बहुत भारी बर्डन होता था। गांव के मुखिया के पास गए, सरपंच के पास जाके बैठे, साहब जी आप ज्ञानी आदमी हो, बताओ क्या करना चाहिए। तो सरपंच ने कहा ऐसा करो, देखो हम लोग 100 लोग हैं। हाँ ना जी, हाँ जी, 100 लोग, सब लोग दो। तो 100 परिवारों ने 100 रुपये जमा किए, कितना इकट्ठा हो गया? 10,000। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। गणित मेरी भी कमजोर है। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, ये 10,000 रुपये का पूल बन गया। अब एक मकान को बनाने का या रिपेयरिंग का जो खर्चा आता है वो आता है 1,000 रुपया। 1,000 रुपये एक परिवार के लिए बड़ा भारी रकम है, जो एक छोटा गरीब किसान है। अनफॉर्चुनेटली मैं वो किसान हूं, मेरी जेब से 100 रुपया गया, इस साल जब आग लगी तो मेरे ही मकान में नुकसान हो गया। कितने का? 1,000 रुपये का। अब ये 10,000 रुपये का जो पूल हमारा बना था, इसमें से 1,000 रुपये मुझे दे दिए गए, और ऐसे 1,000 रुपये करके बाकी 9 और परिवारों को दे दिए गए। सबका पूरा हो गया। जेब से गया 100 रुपया, बदले में मिल गया 1,000 रुपया, ठीक है। तो ये रिस्क पुलिंग के ऊपर काम करता है, इसको रिस्क पुलिंग कहते हैं कि हम लोग। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि उसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है। डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्लेम सबके नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते क्लेम्स? अभी पीछे एक रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था, जो अहमदाबाद में फ्लाइट उड़ा और तुरंत क्रैश कर गया था। सबको प्रॉमिस किया इंश्योरेंस कंपनीज में कि 1-1 करोड़ रुपए देंगे, और अभी न्यूज़ आई है कि 35-35 लाख रुपए मिल रहे हैं, और बाकी के खा गए हैं। देखो, ये मैं उस विषय में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपका क्या प्रॉमिस किया गया, क्या दिया गया, किसने प्रॉमिस किया, किसने दिया, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, ठीक है ना। वो एक डिफरेंट अलग विषय है। बट पॉइंट इज, मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, उस प्लेन क्रैश के अंदर भी क्या सारे मर गए थे? एक बंदा बच गया था। हाँ। सो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। कभी भी जितने भी लोगों का इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस कंपनी करती है, या कितने भी प्रॉपर्टी का, या जितनी भी गाड़ियों का, 100% क्लेम कभी भी नहीं आ सकता है किसी भी वर्ष से वर्ष सिनेरियो में। इट्स नॉट पॉसिबल।